बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 पे, इसको रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि जितना भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाएं। और दूसरा, मोस्टली जो क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके प्रोसिक्यूटर्स के इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उनका जो है इंफॉर्मेशन नॉलेज आपसे शेयर किया जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि एक लेक्चर के अंदर पूरा सीआरपीसी, पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो कवर किया जाए। इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट था और इस वजह से ये मैंने रिकॉर्ड किया। तो लेट्स स्टार्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, इसको हम उर्दू में मजमुआ ज़ब्त फौजदारी बोलते हैं। तो इसमें फौजदारी का वर्ड आते ही ज़हन में क्वेश्चन आता है कि इसका क्या मतलब होता है। तो इससे ये मतलब नहीं है कि इसका कोई फौज से तल्लक है। पुराने दौर में, जैसे कि हम अब पुलिस, पंजाब पुलिस का जो इंचार्ज है उसको आईजी बोला जाता है, चीफ ऑफ पुलिस। पुराने दौर में उसको फौजदार बोलते थे जब ये कानून बना था, तो इस तनाजर में इसको ज़ब्ता फौजदारी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा और साथ साथ उनके कंसेप्ट्स क्लियर करता जाऊंगा। लेकिन आप क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, आप उसका एक बेहतरीन कम्प्रिहेंसिव जवाब खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है वो ये है, अमूमन क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। इसमें सवाल आपसे कमेटी में मेंबर जो बैठा होता है, पैनल का जो मेंबर है, वो दो तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान में क्रिमिनल कोड्स किस तरह की हैं या कितनी उनकी काइंड्स हैं। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के हैं। तो आपने सवाल को समझना है। अगर वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत पूछ रहा है तो आपने कहना है देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो वन इज हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर वो पूछता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स के हैं तो उसमें फिर स्पेशल कोर्ट्स भी आ जाती हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो भी इसी में आती है, क्योंकि वो भी कुछ क्रिमिनल मैटर्स को डील कर रही होती है। और डिफरेंट एंटी टेररिज्म कोर्ट है, दूसरी स्पेशल कोर्ट्स हैं। तो ये इसमें एक डिफरेंस है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा मुकदमा किस कोर्ट में चलेगा, सेशन कोर्ट में चलेगा या ट्रायल कोर्ट में चलेगा। इसके दो आंसर्स हैं। जो आपका एक बेहतरीन जवाब जो बुक के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से जो आंसर है वो ये है कि आप उन्हें बताएंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर के शेड्यूल सेकंड के अंदर जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर बताया गया है कि जो जो कौन कौन सा ऑफेंस किस कोर्ट, किस कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल होगा, वेदर वो मजिस्ट्रेट के सामने होगा या सेशन कोर्ट के सामने होगा। लेकिन हम प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि ऐसे क्राइम जिनकी पनिशमेंट कम से कम जो है वो 3 साल में आती हो तो वो मजिस्ट्रेट के सामने चलते हैं, और ऐसे क्राइम जिनकी पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा हो तो वो सेशन कोर्ट में चलते हैं। तो जैसे कि अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर आप रॉबरी की पनिशमेंट देखें तो उसकी सज़ा है लॉ के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो दी हुई है वो ये है कि सॉरी पीपीसी के अंदर वो 3 से 10 साल है। तो 3 साल जो है वो मजिस्ट्रेट की पावर में आता है। तो ये ट्रायल, ये मुकदमा जो है ट्रायल कोर्ट में सुना जाएगा। डकैती जो है वो 4 से ऑनवर्ड है, तो ये मजिस्ट्रेट की पावर से ऊपर है, तो ये सेशन कोर्ट में चलेगा। इसके अलावा ऐसे क्राइम जिनकी सजा मिनिमम नहीं बताएगी लेकिन मैक्सिमम बता दी गई है कि वो 10 ईयर्स हो सकती है, 12 ईयर्स हो सकती है, 15 ईयर्स हो सकती है, लेकिन मिनिमम नहीं बताएगी, तो वो तमाम मुकदमे, वो तमाम ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में होंगे। ठीक है। लेकिन इसका जो एजुकेशनल या मैं कहूँ बेहतरीन जवाब है वो आपने यही देना है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड शेड्यूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके लास्ट कॉलम के अंदर वो तमाम ऑफेंसेस बता दिए गए हैं कि कौन सा जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा और कौन सा जो है वो सेशन कोर्ट के सामने चलेगा। इसके अलावा एक कंसेप्ट आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ये स्पेशल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट ये पंजाब गवर्नमेंट की, अगर हम पंजाब की बात करें तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर होती है, पंजाब गवर्नमेंट की पावर है। तो वो किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर्स को कभी दे देते हैं वो, या तहसीलदार को या किसी भी दूसरे अफसर को ये इख्तियार दे देते हैं और उसका एक
खास उसको पावर दे दी जाती है, जैसे कि अमूमन आप सुनते हैं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। तो जो इस तरह के इख्तियारात दिए जाते हैं और उनको स्पेशल मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो ये गवर्नमेंट का इख्तियार होता है और वो ये सूबाई हुकूमत ये देती है इख्तियार, और किसी खास पर्पज़ के लिए, किसी खास मकसद के लिए इख्तियार दे दिया जाता है। वो कोई भी अफसर हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, या कोई दूसरा अफसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है कि एफआईआर के बारे में आप क्या जानते हैं। एफआईआर जो है बेसिकली सेक्शन 154 जो है वो डील्स विद एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि कग्निजेबल ऑफेंसेस में उसका इंदराज किया जाता है। पुलिस उसका इंदराज करती है। कग्निजेबल ऑफेंसेस में उसका काबिल दस्त अंदाजी जो जराइम है उनकी एफआईआर अंडर सेक्शन 154 दर्ज की जाती है। और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो देन व्हाट इज द रेमेडी अगेंस्ट दैट। तो आप सबसे पहले जो इसमें अमेंडमेंट आई थी उसके अकॉर्डिंग आप एसपी कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसको एप्लीकेशन देंगे। अगर वहां भी आप की दादरसी नहीं होती तो देन आपके पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अंडर सेक्शन 22 ए एंड बी में ये आपको रेमेडी दी गई है कि आप सेशन जो है वो जज जिसको पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस की जो पावर दी गई है उसके सामने आप एक पिटीशन करते हैं अंडर सेक्शन 22 ए एंड बी, तो वो फिर आपकी पिटीशन पे ऑर्डर पास करता है कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो एफआईआर पहले आपके पास रेमेडी है। आप अगर मुतलका थाने में आपकी एफआईआर कग्निजेबल ऑफेंस में नहीं हो रही इंदराज तो आप एसपी कंप्लेंट के पास एप्लीकेशन देंगे। अगर वहां से भी आपकी दादरसी नहीं होती तो पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस की जो पावर जिस सेशन कोर्ट को दी गई है वहां पे आप पिटीशन देते हैं और उस पिटीशन पे जो है जज साहब वो डायरेक्शन कर देते हैं, ऑर्डर पास कर देते हैं कि एफआईआर का इंदराज किया जाए। क्या क्रिमिनल मुकदमा या क्रिमिनल ट्रायल एफआईआर के अलावा भी उसका ओरिजिनेट है हमारे पास? यस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अंडर सेक्शन 200 एक कंप्लेंट का कंसेप्ट है। पैरेलली आपके पास दो चीजें हैं, आप एफआईआर भी करवा सकते हैं, आप कंप्लेंट का इदराज भी करवा सकते हैं। सेक्शन 200 डील्स विद दिस, जिसे हम इस्तगासा कहते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट। और ये किस के सामने होता है? ये मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया जाता है। और इन दोनों में फर्क क्या है? जब आपका केस में एफआईआर होती है तो उसके बाद पुलिस का इख्तियार है कि वो अंडर सेक्शन 156 में इन्वेस्टिगेशन करती है। लेटर ऑन सेक्शन 173 के अंदर वो चलान सबमिट करवाते हैं और आगे फिर चलान के बाद चार्ज फ्रेम होता है और ट्रायल का प्रोसीजर आता है। लेकिन कंप्लेंट में क्या होता है? कंप्लेंट जब अगर आप करते हैं अंडर सेक्शन 200 तो फिर उस पर इंक्वायरी की जाती है। वो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है या किसी और बंदे से भी करवा सकता है। ये इसके दरमियान बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमांड, जो इंपॉर्टेंट है। रिमांड सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद रिमांड। रिमांड होता क्या है, इसकी किस्में कितनी हैं और कितने दिनों के लिए होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। जनरली रिमांड की दो किस्में हैं, फिजिकल रिमांड टेकन बाय पुलिस और जुडिशियल रिमांड जिसको कहते हैं सेकंड। और एक तीसरा रिमांड भी है ट्रांजिट रिमांड, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम जो रिमांड सीआरपीसी के अंदर बताया गया वो 15 डेज के लिए होता है। और इसके अलावा अगर जो हमारी स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं उसके अंदर उनके अंदर एंटी टेररिज्म के जो केसेस होते हैं या दूसरी कोई स्पेशल कोर्ट्स हैं तो उनके अंदर 90 डेज का रिमांड होता है। लेकिन हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर मैक्सिमम 15 डेज का रिमांड दिया जाता है। और ट्रांजिट रिमांड का ये कंसेप्ट होता है कि अगर एक जगह पे क्राइम कमिट हुआ है और पुलिस ने वहां से बंदे को अरेस्ट किया लेकिन उसकी थाने तक ले आने में 24 आवर से ज्यादा अगर टाइम लगेगा तो वो मुतलका मजिस्ट्रेट वहां पे जो बैठा होगा उससे रिमांड लेंगे एक दिन का, 24 आवर्स का। फिर वो मुतलका जो जज उनका कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश करेंगे। तो इसको हम ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। ये सफर ज्यादा है, कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने बंदे को पेश नहीं किया जा सकता, तो जो
रहदारी रिमांड जिसको हम बोलते हैं, ये उसको लिया जा सकता है 24 आवर्स के लिए या जितना भी टाइम रिक्वायर्ड हो। तो चलान बेसिकली क्या होता है और कितने टाइम के अंदर पुलिस जो है चलान लाजमी सबमिट करवाएगी। सेक्शन 173 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद चलान। चलान बेसिकली पुलिस की तफ्तीश के बाद जो है मुरतब होता है और पुलिस ने ये 14 दिन के अंदर अंदर कोर्ट के सामने चलान पेश करना होता है, लेकिन किसी वजह से अगर वो 14 डेज में चलान कंप्लीट नहीं हुआ तो मजीद 3 दिन दिए जा सकते हैं। लाइक कोई फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है, मेडिकल रिपोर्ट आनी है, जैसे डॉक्टर के पास 21 डेज होते हैं कि वो रिपोर्ट पेंडिंग कर सकता है, तो इस वजह से 3 डेज और दे दिए जाते हैं। तो उसके बाद कहते हैं आप तो अमूमन प्रैक्टिस में देखते हैं कि साल 2-2 3-3 साल तक चलान जमा नहीं होता, तो उसके बाद ये है कि आप अगर 14 डेज में चलान नहीं सबमिट करवाती पुलिस, फर्दर 3 डेज भी उनको मिल गए हैं, तो उसके बाद इंटरम चलान जमा करवाना लाजमी होता है। तो इंटरम चलान जमा हो जाता है, उसके ऊपर भी ट्रायल स्टार्ट हो सकते हैं। अगर कोर्ट को रीजनेबल लगे कि इंटरम चलान पे कार्रवाई मुकदमा ट्रायल चलाया जा सकता है तो वो उस पर इनिशिएट किया जा सकता है। तो एक अमूमन सवाल पूछा जाता है, क्या पुलिस के पास भी कोई इख्तियार है जमानत देने का, जमानत बंदे को छोड़ने का? तो यस, एंड द आंसर इज यस। सेक्शन 169 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें पुलिस जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन है वो किसी बंदे को रिलीज कर सकते हैं। जब वो अरेस्ट करते हैं बंदे को और जाके अपनी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और उन्हें इनिशियली ये लगता है कि जिस बंदे को हम अरेस्ट करके आए हैं तो इसका इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसको छोड़ देना चाहिए, तो 169 के अंदर वो रिलीज कर देते हैं। और इसको हम अमूमन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि पुलिस क्या जमानत के बंदे को छोड़ सकती है, तो इसका जवाब ये है 169 के अंदर पुलिस इंचार्ज स्टेशन जो है वो किसी बंदे को छोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, बेल। बेल का कंसेप्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सेक्शन 496, 497 और 498 डील्स विद द बेल। बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट, दो काइंड हैं। या तो आपने गिरफ्तारी से पहले जमानत करवानी है या आपने बेल जो है वो आफ्टर अरेस्ट आपने लेनी है। तो जो बेल बिफोर अरेस्ट है, सेक्शन 496 एंड 497 डील्स विद बेल आफ्टर अरेस्ट एंड सेक्शन 498 डील्स विद बिफोर अरेस्ट। पहले हम देख लेते हैं कि बेल बिफोर अरेस्ट किस कोर्ट के सामने होती है, दायर की जाती है। तो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो हमेशा सेशन कोर्ट के सामने होती है, लेकिन समटाइम ये होता है कि एक बंदे के खिलाफ मुकदमा आप सरगोदा में हुआ है, लेकिन वो बंदा उस टाइम लाहौर में या इस्लामाबाद में मौजूद है, तो उससे ये खदशा है कि मेरे आते हुए मुझे रास्ते से या वहाँ सरगोदा पहुँचते मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो फिर वो लेता है प्रोटेक्टिव बेल। प्रोटेक्टिव बेल जो है वो जहाँ पे वो मौजूद है वहां से वो ले सकता है, उसको हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। और लेकिन जो बेल बिफोर अरेस्ट है वो हमेशा कंसर्न्ड सेशन कोर्ट जहाँ पे उसका मुकदमा हुआ है उससे उसने लेनी होती है। लेकिन ये एक फॉर टाइम बीइंग उसको रेमेंडी दी गई है, अगर वो किसी दूसरी जगह पे है और उसको ये खदशा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो प्रोटेक्टिव बेल जिस जगह पे मौजूद है वहां से लेके कंसर्न सेशन कोर्ट के सामने पेश हो सकता है। और दूसरा कंसेप्ट जो है वो आ गया कि बेल आफ्टर अरेस्ट। तो इसमें जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनके अंदर ये राइट होता है अक्यूज्ड का बेल उसको मिलनी चाहिए। सेक्शन 496 डील्स विद बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनके अंदर भी बेल मिलती है। सेक्शन 497 डील्स विद दैट, और उसमें मजीद दो क्लासेज है आगे, एक प्रोहिबिटरी क्लाज है और एक नॉन प्रोहिबिटरी क्लाज है। जो प्रोहिबिटरी क्लाज है उस में ये होता है कि अमूमन ये बेल नहीं मिलती जिनकी सजा 10 साल से ज्यादा होती है, मतलब डेथ पनिशमेंट हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। और जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लाज है उसकी सजा इससे कम होती है और वहां पे बेल मिल जाती है। लेकिन प्रोहिबिटरी क्लाज में भी बेल मिल जाती है।
स्टेचुरी ग्राउंड पे भी मिल जाती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल लेडी है, कोई जेवेनाइल है, इनफॉर्म सिक पर्सन है, तो उसको प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर भी बेल दी जाती है। और अगर अक्यूज्ड का कोई कसूर नहीं है ट्रायल डिले होने में, और उस 2 साल के अंदर अंदर ट्रायल नहीं मुकम्मल हुआ, तो फिर स्टेचुरी ग्राउंड्स पे उसको नॉन प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर भी अगर उसका ऑफेंस लाई कर रहा है, तो फिर भी उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। तो उसके लिए पीरियड डिफाइन वहां पे कर दिया गया। मेरे ख्याल में मेल के लिए कैपिटल पनिशमेंट 2 साल है और फीमेल के लिए 1 ईयर है। इसी तरह दूसरी जो पनिशमेंट्स हैं कैपिटल के अलावा, उनमें 1 साल और 6 महीने का है। तो मजीद भी आप इसको कंफर्म कर लेना। एक दूसरा क्वेश्चन जो अमूमन पूछा जाता है वो ये है कि अक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट के सामने अपीयर करने के लिए कैसे कंपेल आप कर सकते हैं। तो उसके 4 तरीकाकार हैं। किसी भी अक्यूज पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करने के लिए 4 तरीकाकार हैं। जो सबसे पहला तरीकाकार है वो समन है। उसके नाम पे समन जाता है, बताया जाता है नोटिस के भाई जनाब आप कोर्ट के सामने पेश हूँ। अगर उस पर नहीं अपीयर होता तो अरेस्ट वारंट उसके जारी किए जाते हैं। और इस सूरत में भी अगर वो अपीयर नहीं होता तो फिर उसको जो है अब्सकॉन्डर प्रोक्लेम कर दिया जाता है, इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। अगर इस सूरत में भी वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होता तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है। हाँ, अगर इस सारी सिचुएशंस के बाद वो कोर्ट के सामने पेश हो जाता है और कोई रीजनेबल ग्राउंड्स बता देता है अपनी गैर हाजिर होने की, तो उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो रिलीज कर दी जाएगी। क्योंकि मकसद उस बंदे को कोर्ट के सामने अपीयर करवाना था, ना कि उसकी कोई माली नुकसान उसको पहुंचाना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अमूमन पूछा जाता है कि क्या किसी मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। ट्रायल इन एब्सेंशिया इसका लीगल टर्म है। तो इसका जो जर्नल एक सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है लॉ के अंदर कि अक्यूज पर्सन की गैर हाजिरी में उसका ट्रायल किया जा सके। हाँ, एक सूरत में उसकी एग्जाम्पशन दी गई है कि अगर अक्यूज पर्सन खुद कोर्ट के सामने पेश होता है और वो एग्जाम्पशन जो है वो मांगता है कि मुझे कोर्ट के सामने हाजिरी से एग्जाम्पशन दी जाए, तो देन इस सूरत में उसके अगेंस्ट ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन उसके वकील की मौजूदगी में। उसकी काउंसिल का होना जरूरी है। बंदे को खुद अगर कोर्ट इजाजत दे देती है, उसको एग्जाम्पशन दे देती है हाजिरी से, तो उस इस्तिस्नाक की सूरत में उसके वकील की मौजूदगी में ट्रायल शुरू होता है। लेकिन बहुत सारे मुकदमात में आप सुनते हैं कि लोग इश्तिहारी हो गए, तो फिर क्या तरीका है। इश्तिहारी तो काफी साल तक इश्तिहारी रहते हैं, पकड़े जाएं तो फिर बात की सूरत है। तो उस सूरत में ट्रायल तो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन एक बंदा डिक्लेयर्ड हो गया है अब्सकॉन्डर, तो फिर अंडर सेक्शन 512 के तहत आप उसके अगेंस्ट एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। एविडेंस रिकॉर्ड करने का भी पर्पज ये होता है कि पता नहीं कितना अरसा वो इश्तिहारी रहेगा, पुलिस की पकड़ में आता है या नहीं आता। तो उस सूरत में जो एविडेंस है, जो शहादत है, वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, वो फेड ना हो जाए। तो उस सूरत में सेक्शन 512 512 के अंदर जो है एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन ट्रायल जो है वो अक्यूज की गैर मौजूदगी में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे किया जा सकता है वो है कि क्रिमिनल ट्रायल का तरीका क्या है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। सबसे पहले एक दफा थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके अगेंस्ट एफआईआर होती है अंडर सेक्शन 154, और पुलिस 156 के तहत तफ्तीश करती है। 173 के अंडर वो चालान सबमिट करवाती है, और उस दौरान 169 के अंदर रिमांड लेती है अगर जरूरी हो। तो चालान के बाद ट्रायल का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो उससे पहले जो है चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर अक्यूज पर्सन कन्फेस कर ले कि उसने ये क्राइम कमिट किया है, तो उसको सजा दे दी जाती है। अगर वो रिफ्यूज कर दे, एक्सेप्ट ना करे चार्ज जो उस पर लगाया गया है, जो इल्जामात उस पर लगाए गए हैं, वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया, तो फिर देन एविडेंस रिकॉर्ड होता है। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद या तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी या एक्विट कर दिया जाएगा। तो ये एक क्रिमिनल ट्रायल का मुख्तसर सा तरीकाकार है कि सबसे पहले चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद इफ द अक्यूज पर्सन कन्फेस देन ही विल बी पनिश्ड, अदरवाइज जो है वो उसके अगेंस्ट एविडेंस रिकॉर्ड होगा। उसको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो जो उस पर एलिगेशन हैं, चलान रिपोर्ट वगैरह जो जो चीज़ें हैं। तो उसके बाद उसको पूरा डिफेंस का राइट दिया जाएगा, जरा होगी, सारे एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगे, और फाइनली उसके बाद कोर्ट अगर लगती है कि ही इज़ क्रिमिनल, तो
जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सच्चे हैं तो फिर उसको पनिशमेंट कर दी जाएगी, अदरवाइज ही विल बी एक्विटेड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, अमूमन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेक्शन 491? ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मीनिंग बाय हेबियस कॉर्पस, किसकी पावर है ये। तो आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हेबियस कॉर्पस जो है अंडर सेक्शन 491, ये दिस इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। अगर कोई बंदा इलीगली डिटेन है तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है कि उसको बंदे को अदालत के सामने पेश किया जाए। ठीक है, हेबियस कॉर्पस के अगेंस्ट पावर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की है और ये अंडर सेक्शन 491 है। आगे कंसेप्ट है सुपरदारी का, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सुपरदारी। सुपरदारी है क्या और सेक्शन कौन से? सेक्शन 516 ए, 517 और 523 डील्स विद सुपरदारी। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी व्हीकल है, कोई ऐसी चीज है जो क्राइम के साथ कनेक्टेड है या क्राइम कमिट करने में यूज हुई है या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस या इंक्वायरी के दौरान वो चीज बरामद की जाती है, तो उसकी जो बंदा उसका मालिक है, ऑनर है, वो एक एप्लीकेशन देते हैं सुपरदारी की। तो ड्यूरिंग ट्रायल, बिफोर द एंड ऑफ ट्रायल भी वो उसकी चीज जो है उसके ऑनर को दे दी जाती है। तो ये एक सुपरदारी का कंसेप्ट है और आपके जो प्रोसिक्यूटर की जो अभी लिटिगेशन स्टार्ट होनी है उसमें ये ज्यादा ही आना है, क्योंकि आपने जाके कार्रवाई करनी है वहां पे। तजावजात में लोग जो इस तरह की चीजें किए बैठे होंगे, आप उनकी प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में लेंगे, अपने लेके आएंगे वो डिस्पोजेबल सेंटर पे। तो वहां से लोग मैक्सिमम जो है सुपरदारी की एप्लीकेशन मूव करेंगे। तो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए कि सेक्शन 516A, 517 एंड 523 डील्स विद सुपरदारी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या पुलिस बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है? यस, ये सारी जो कंडीशंस हैं कि कहाँ कहाँ कब कब पुलिस जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वो अंडर सेक्शन 54 बयान की गई हैं। अंडर सेक्शन 54 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 तो पुलिस बगैर वारंट के बंदे को, अक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। और समरी ट्रायल, हाँ, आपका दो चीजों से इन इन चीजों के बारे में आपने डिटेल से गो थ्रू हो जाना है, सुपरदारी और समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का कंसेप्ट जो ये है कि जब इतनी हिनियस नेचर के क्राइम नहीं होते, छोटे छोटे जराइम या इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, तो उसके अगेंस्ट समरी ट्रायल होता है। और समरी ट्रायल में कोई चार्ज फ्रेम नहीं होता, कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होता, तो उस पर ऑर्डर कोर्ट कर देती है। तो ये समरी ट्रायल को आपने अच्छे से देख लेना है। हाँ, नेक्स्ट एक आप देखते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टेंडर ऑफ पार्डन टू एन अकम्प्लाइज। ये किसके इख्तियार है? अंडर सेक्शन 337 337, इसमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफ जो प्रोसिक्यूशन है उसको पावर दी गई है कि वो किसी भी शरीक जुर्म को माफी दे सकता है जिसका उस जराइम के अंदर कम किरदार होता है और जुर्म संगीन नोयत का है, और उसको जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा देने के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि इस बंदे को माफ़ी दे के इस शर्त पे कि वो भी जो जो उस क्राइम के हक़ाइक़ हैं वो बताएगा, एविडेंस रिकॉर्ड कराएगा। तो इस सूरत में ये टेंडर ऑफ पार्डन टू एन अकम्प्लाइज, शरीक के जुर्म को माफ़ी दी जाती है कि वो मुकदमे की तमाम सूरत हाल सामने लाए, गवाही अपनी दे और सच पे मबनी गवाही दे। तो ये सेक्शन 337 डी ऑफ CRPC डील्स विद टेंडर ऑफ पार्डन टू एन अकम्प्लाइज। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। तो सिविल कोर्ट्स, तमाम सिविल कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर ऑफ होती है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में ये सिर्फ हाई कोर्ट की पावर है, जिसमें वो कोई भी ऑर्डर, कोई भी चीज़ जो है वो अपने ऑर्डर के तहत, अपनी डायरेक्शन के तहत उसमें रिवर्स कर सकती है, रिवर्ट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो अंडर सेक्शन 561
सेक्शन 561 के तहत इनहेरेंट पावर्स दी गई है और हाई कोर्ट को दी गई है। तो ये मैंने थोड़ा-सा जल्दबाजी में भी किया है और मुख्तसर लेक्चर किया है ताकि आपके कंसेप्ट ज़रूरी क्वेश्चंस के बारे में क्लियर हो जाएँ। लेकिन इंशाल्लाह इस पे कम्प्रिहेंसिव लेक्चर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन आई एम थिंकिंग सो कि ये आपके इंटरव्यू के लिए और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।